उन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को हम लोग देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको और अच्छे से समझा दूं कि हमें करना क्या है, स्टार्ट कैसे करना है। तो उसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी आपको समझा रहा हूँ, आप जरा पहले उसके ऊपर ध्यान दीजिए। और बहुत ही कॉमन सेंस है, आप बहुत इजीली जो है सेट थ्योरी को समझ सकते हैं, उसके ऊपर की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं, और बहुत इजीली जो है आप कर सकते हैं। बस आपको इतना दिमाग लगाना है कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। और मैं कहता हूँ कि इतना इजी है कि एक 8th क्लास का बच्चा भी जो है इसको समझ सकता है। अब देखो कैसे चलेगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक क्लास है और उस क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, देर आर 20 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, टोटल 20 स्टूडेंट्स हैं। कोई क्वेश्चन नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई जो है किसी तरीके का फॉर्मूला नहीं, किसी भी उसमें बस एक बड़ी सिंपल सी बात हम लोग यहाँ कर रहे हैं, जरा उसको ध्यान से देखिएगा। टोटल 20 स्टूडेंट्स हैं और हमने इन 20 स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट किया। किस फॉर्म में? इस फॉर्म में कि ये जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं लाइक मैथ्स और इंग्लिश, इन सब्जेक्ट्स में ये किस किस तरीके से स्कोर कर रहे हैं, मतलब पास है या फेल है। तो या ऐसे छोड़ो, ऐसे समझो कि इन स्टूडेंट से पूछा गया कि आप कौन सी लैंग्वेज बोलना जानते हैं। तो इन 20 स्टूडेंट्स में से हर कोई बच्चा, आई एम सेइंग एवरी स्टूडेंट कैन आइदर स्पीक हिंदी और इंग्लिश, दोनों में से कोई एक काम तो वो जानता है, ठीक है, या तो हिंदी जानता है या फिर इंग्लिश जानता है। कोई एक काम आता है हर बच्चे को, दोनों में से कोई एक लैंग्वेज वो जानता है। तो अब मैंने ये पूछा कि बताओ कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हिंदी बोलना जानते हैं। तो वहां पर पता चला कि हिंदी बोलने वाले 13 लोग हैं। फिर मैंने पूछा बताओ कितने लोग हैं जो इंग्लिश बोलना जानते हैं, तो उसने बोला कि यार 12 लोग हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं। और फिर यहाँ पर पूछता है बताओ कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको दोनों लैंग्वेज आती है। स्टूडेंट्स स्पीकिंग बोथ द लैंग्वेजेस, दोनों लैंग्वेज बोलने वाले कितने हैं, दोनों लैंग्वेज बोलने वाले कितने हैं, ऐसा पूछ रहा है। तो भाई ऐसे केस में आप क्या बोलोगे, कितने बच्चे ऐसे जिनको दोनों लैंग्वेज आती है, क्या बोलोगे? बोलो, कुछ तो बोलो। अब आप कहोगे सर आपका सवाल ही गलत है। भाई जब टोटल 20 लोग हैं और आप कह रहे हो कि 13 लोग ऐसे जो हिंदी बोलते हैं, 12 लोग ऐसे जो इंग्लिश बोलते हैं, आप तो टोटल 20 लोग बता रहे हो। 25 तो ऐसे ही हो गए, यहाँ पर 25 स्टूडेंट्स तो ऐसे ही हो गए। भी आप बता रहे हो कि टोटल 20 लोग हैं और 12 लोगों को इंग्लिश आती है, 13 लोगों को हिंदी आती है, टोटल 25 हो गए। आप तो बता रहे हो टोटल है ही 20। ये क्या सिस्टम हुआ? आपका सवाल ही गलत है सर, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे हो जिनको दोनों लैंग्वेज आती है। अभी जैसे हम ग्रुप में 5 लोग हैं, हम ग्रुप में 5 लोग हैं, मैं हूँ, प्रथम है, अनित्य है, राघव है, आयुष है, 5 लोग हैं। अब मैंने पांचों में पूछा बताओ कितने ऐसे जिनको इंग्लिश आती है। तो 3 लोगों ने हाथ खड़ा किया इंग्लिश आती है, मैंने, प्रथम ने और आयुष ने हाथ खड़ा किया कि हमको इंग्लिश आती है। फिर मैंने पूछा बताओ हिंदी कितने लोग जानते हैं। तो राघव ने, प्रथम ने, मैंने
और एक किसी और ने हाथ खड़ा किया कि 4 लोगों को हिंदी आती है। क्या ऐसा कुछ गलत है इसमें? गलत तो कुछ भी नहीं है भाई। हम कह रहे हैं टोटल 5 लोग हैं, हमने पूछा कितने लोगों को हिंदी आती है, कितने लोगों को इंग्लिश आती है। 4 लोगों ने बोला इंग्लिश आती है, 3 लोगों ने बोला हिंदी आती है। चाहे वो कोई भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो अब एक्चुअल में हो क्या रहा है? एक्चुअल में ये हो रहा है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको दोनों लैंग्वेज आती है, और वो बच्चे जिनको दोनों लैंग्वेज आती हैं वो दोनों जगह पे काउंट हो गए ना। मैंने बोला मेरे को हिंदी आती है, इंग्लिश भी आती है। प्रथम ने बोला उसको हिंदी आती है, इंग्लिश भी आती है। तो अब हम दोनों हिंदी में भी आ रहे हैं, हम दोनों इंग्लिश में भी आ रहे हैं। तो हमने एक एक्स्ट्रा काउंटिंग दे दी। समझ में आ रही है बात? अरे सीधा सिस्टम समझने का है कि 5 लोग ऐसे हैं यहाँ पर जिनको हिंदी के साथ इंग्लिश भी आती है। काय को? अरे भाई 20 लोग हैं, टोटल 20 लोग हैं, उसमें से 12 ने बोला इंग्लिश, 13 ने बोला हिंदी। तो 20 वाला सामान दिखने में 25 क्यों हो गया? क्योंकि 5 लोग ऐसे हैं जो दोनों जगह पे आ गए। 5 लोग ऐसे हैं जो 5 लोग ऐसे हैं जो दोनों जगह पर आ गए। समझ में आया? नहीं आया? 5 लोग ऐसे हैं जो कि दोनों जगह पर आ गए। ठीक है। अब जब 5 लोग ऐसे हैं जो दोनों जगह पे आ गए, 5 लोग ऐसे जो दोनों जगह पे आ गए, तो हमारा सीधा आंसर 5 हो गया। अब किसी को समझ नहीं आ रहा, थोड़ा कॉमन सेंस लगा के देखो तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब सर हम इसको सेट थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे समझें? तो वहां पर जाने से पहले मैं एक और छोटी सी चीज आपको यहाँ पर समझाता हूँ। अब सपोज यहाँ पर बोलता 20 लोग हैं, ध्यान से देखना, पूरा सेट थ्योरी इसी पे चलने वाला है। टोटल 20 लोग हैं, जिसमें से 12 ने बोला हमको इंग्लिश आती है, और 13 लोगों ने बोला हमको हिंदी आती है। ठीक है। पर यहाँ पर ऊपर की कंडीशन अगर आप देखें तो वहां पर ये कहा गया था कि हर बच्चे को हिंदी या इंग्लिश में से कुछ ना कुछ आता है। पर यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर ये कह रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर ये कह रहा है कि 3 लोग ऐसे हैं जिनको ना तो हिंदी बोलनी आती है ना इंग्लिश बोलनी आती है, कुछ नहीं आता। अरे कुछ और बोलते होंगे, कन्नड़ वन्नड़ मलयालम टाइप, हमें उससे क्या करना। 3 लोग ऐसे जिनको कुछ भी बोलना नहीं आता। अब पूछता है बताओ कितने लोग ऐसे हैं जिनको दोनों लैंग्वेजेस आती हैं? तो हम सीधा बोलेंगे यार देखो 20 में से 3 लोग ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं आता, तो 17 लोगों को कम से कम एक लैंग्वेज तो बोलनी आती होगी ना। यानी कि 17 वाला सामान अभी दिखने में 25 कैसे हो गया भाई? हिंदी वाले 12, इंग्लिश वाले 12, हिंदी वाले 13, टोटल अभी 25 दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में तो 17 लोग ही है ना जो कुछ ना कुछ लैंग्वेज बोलना जानते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर 8 लोग ऐसे होंगे जो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी बोल रहे होंगे, और उनकी एक्स्ट्रा काउंटिंग हो गई होगी 2 जगह। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? कुछ तो समझ में आ रहा होगा। आ गया सर। आ गया ना सर? अब जब सर इतना समझ यस में सर। आपको आ रहा है, तो आपको एक बात और समझ में आ रही होगी। क्या बात समझ में आ रही होगी उसको देखते हैं। बात सर ये समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर दोनों लैंग्वेज बोलने वाले, यार एटलीस्ट वन कहां से आ गए, दोनों लैंग्वेज बोलने वाले 8 लोग हो गए। अब क्या ये जो कहानी हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं, क्या ये सेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रिप्रेजेंट की जा सकती है? तो हाँ सर बिल्कुल की जा सकती है। कैसे रिप्रेजेंट होगी सेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको देखते हैं। यहाँ पर मैंने कहा कि हिंदी बोलने वाले जो है ये एक सेट बना रहे हैं, तो हमने इसका जो नंबर है 13 उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया कि एन ऑफ एच है। इसी तरीके से इंग्लिश बोलने वाले जो हैं वो 12 लोग हैं, तो इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया कि एन ऑफ ई है। और मैंने आपको कहा था कि किसी सेट के अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको दिखाने हो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिखाने के लिए अपन उसको कैसे दिखाते हैं? एन ऑफ ए एन ऑफ बी करके। तो वैसे ही यहाँ पर हम समझ लें कि हिंदी बोलने वालों का एक सेट है और इंग्लिश बोलने वालों का एक सेट है। अब समझने वाली बात यहाँ पर यह है
कि सपोज ये है हमारे हिंदी बोलने वाले, ये है हमारे इंग्लिश बोलने वाले। अब जो हिंदी बोलने वाले हैं हमारे, यानी कि एन ऑफ एच, वो एन ऑफ एच मेरा कितना है, एन ऑफ एच है मेरा 13। इसी तरीके से इंग्लिश बोलने वाले, यानी कि एन ऑफ ई मेरा कितना है, एन ऑफ ई है मेरा 12। समझ में आया, समझ में आया, समझ में यस आया। सर। अब यहाँ पर आपको ऐसे समझना है कि देखो हर किसी को कुछ ना कुछ बोलना तो आता ही था। यहाँ जो ये टोटल जो लोग थे, इसमें से हर बंदा या तो इंग्लिश बोल सकता था या फिर हिंदी बोल सकता था, यही तो था। और मैंने आपको यूनियन पढ़ाते हुए समझाया था कि देखो जो और होता है दैट इज द कीवर्ड ऑफ यूनियन। तो जब मैं ये कहता हूं कि हर बंदे को कम से कम इंग्लिश आती है या हिंदी आती है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है सर, इसका मतलब ये है सर कि यहाँ पर हर बंदे को या तो इंग्लिश आती है या हिंदी आती है। इसका मतलब ये सर कि जो 20 है मेरा, वही मेरे यूनियन की वैल्यू है। यही तो बोलोगे आप। अगर आप वो सेट थ्योरी का पॉइंट ऑफ व्यू एक बार को छोड़ भी दो, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर यही तो पूछा गया कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। अब मैं कोई कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं कर रहा, आई एम नॉट यूजिंग अ सिंगल कॉन्सेप्ट है। मैं सिंपली ये बोलता हूँ कि हमें नहीं पता दोनों लैंग्वेज बोलने वाले कितने हैं, तो दोनों लैंग्वेज बोलने वाले ये कहीं बीच में होंगे, ये कहीं बीच में होंगे। इसको मैंने इस तरीके से एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया, जो दोनों का कॉमन पार्ट है। मैंने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया इसको, एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया जो मेरा बीच का दोनों का कॉमन पार्ट है, क्योंकि यही लोग होंगे जो दोनों लैंग्वेजेस बोलते होंगे। तो इसी तरीके से सिर्फ हिंदी बोलने वाले लोग कितने हैं, 13 - x। सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले लोग कितने हैं, 12 - x। अब आप समझ सकते हो कि इनके अलावा और कोई तो है नहीं यहाँ पर हमारे पास, सिर्फ यही लोग तो हैं हमारे पास, और कोई लोग तो है नहीं हमारे पास। यानी कि 13 - x प्लस x प्लस 12 - x मिलाकर मेरा कितना होना चाहिए, 20 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि हर किसी को कुछ ना कुछ बोलना तो आता है ना। समझ में आई बात, नहीं आई? अरे समझ में आया? अरे कुछ तो आ रहा होगा, हाँ ना तो बोल यस दिया करो सर। यार, ऐसे ही आ रहा है बोलते हो। सर। आ रहा है ना सर समझ में? तो सर यहाँ पर जब आप x की वैल्यू के लिए सॉल्व करोगे, तो देखो आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी। इधर मिलता है हमको 25 माइनस एक्स इज इक्वल टू 20, यानी कि यहाँ से हमको x का वैल्यू मिलता है 5। तो ये वो दो लोग हो गए जो कि दोनों लैंग्वेजेस बोलते हैं, और अपन ने इस तरीके से निकाल लिया। तो अगर इसको समझना है तो एक सिंपल तरीके से इस तरीके से समझा जा सकता है। कोई फाइट तो है नहीं, कोई इशू नहीं, किस तरीके का सिंपल लैंग्वेज है, सिंपल लैंग्वेज की फॉर्म में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ अगर आप देखो तो आपको सर यूनिवर्सल सेट वाला रेक्टेंगल तो बना या नहीं। तो अब ये पॉइंट है जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि यूनियन यूनिवर्सल सेट कब नहीं बनता है और कब बनता है। अब समझो कहानी। यहाँ नीचे वाले केस में मैंने ये बोला आपको कि टोटल 20 लोग हैं। कितने लोग हैं, टोटल 20 लोग हैं। ठीक है। और उन 20 लोगों को मैं इस बॉक्स के अंदर दिखा रहा हूँ, जिसमें से कुछ लोगों को हिंदी आती है, कुछ लोगों को इंग्लिश आती है। ठीक है। कुछ लोगों को हिंदी आती है, कुछ लोगों को इंग्लिश आती है। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे एन ऑफ एच क्या है मेरा, एन ऑफ एच क्या है मेरा, एन ऑफ एच है 13। इसी तरीके से मेरा एन ऑफ ई क्या है, एन ऑफ ई है मेरा 12। ठीक है। अब कितने लोग ऐसे जिनको कुछ ना कुछ आता है, तो मैंने उसको एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर भी, कॉमन वाला पार्ट। ठीक है। इंटरसेक्शन वाला पार्ट ऐसे कह सकते हो। समझ में आया? कुछ तो समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है समझ में? भाई क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इतना बता दो बस। हो रहा है ना? यस सर, हो यस रहा है। सर। अरे सर जब इतना क्लियर हो रहा है तो आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर ये लोग कौन है, ये लोग 13 - x है। यहाँ पर ये लोग कौन है, ये लोग 12 - x है। ठीक है।
अब इधर दिक्कत क्या है, इधर दिक्कत ये है कि कुछ बंदे ऐसे भी हैं जिनको कुछ भी बोलना नहीं आता, मतलब ना तो वो हिंदी जानते हैं ना वो इंग्लिश जानते हैं, यानी कि इन दोनों सर्किल से बाहर है। तो ये जो दोनों सर्किल से बाहर है इसको मैं 3 से रिप्रेजेंट करूँ ना, करूँ या नहीं? सपोज मैं इसको ऐसा यहाँ पे वाई बोल देता हूँ, ये वाई बोलोगे जिनको कुछ नहीं आता है, ना 3 में ना 13 में, कुछ पल्ले पड़ रहा है? यस सर। कुछ समझ में आया? यस सर। आया होगा यस ना? सर। यस सर। बस फिर जब इतना समझ में आया तो भी सब समझ में आएगा। देखो अब जब इतनी बात आपको समझ में आती है तो अब देखो कहानी चल कैसे। अब यहां से अगर मैं देखूं तो 20 में से ये 3 लोगों को तो मैंने ऐसे ही निकाल दिया, 20 में से ये 3 लोगों को तो मैंने ऐसे ही निकाल दिया, बचे कितने? 17। अब ये 17 लोग कौन है? ये 17 लोग एटलीस्ट जिनको एक वन लैंग्वेज आती है। लैंग्वेज जानने वाले लोग हैं, जिनको कम से कम एक लैंग्वेज आती है दोनों में से। ठीक है, और आप समझ सकते हो कि एटलीस्ट वन जो मैं बात कर रहा हूँ, ये एटलीस्ट वन जो है, ये एटलीस्ट वन एक तरीके से किसकी बात करता है? यूनियन की ही तो बात करता है। करता है या नहीं करता है? अरे भाई क्या हो, करता है। है ना? यूनियन की ही तो बात करता है ये। अरे हाँ यस ना, सर। कुछ तो बोल दो। तो ये सर यूनियन की ही बात करता है। ठीक है, अब अगर ये यूनियन की बात करता है तो यहां पर आपको ऐसे समझना होगा कि अगर मैं इसको इक्वेशन के लिए सॉल्व कर रहा हूं, 13 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 12 माइनस एक्स, तो ये मिलाकर मेरा कितना होना चाहिए? 17 होना चाहिए। ऊपर वाली सिचुएशन में देखो मैंने उसको 20 के इक्वल रखा है, क्योंकि 20 के 20 लोगों को कुछ ना कुछ आता था। ऊपर जो 20 लोग थे वो एटलीस्ट वन वाले थे। ठीक है ना? तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू के लिए सॉल्व करता हूं तो मुझे मिलता है 25 माइनस एक्स इज इक्वल टू 17, और मेरे x का वैल्यू आता है 8। तो यहाँ 8 लोग ऐसे जिनको दोनों लैंग्वेजेस आती हैं। तो अगर आप ये पिक्चर अपने दिमाग में समझ पा रहे हो तो देखो मैंने कहीं से कहीं तक कोई यूनियन इंटरसेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने सिंपली एक वेन डायग्राम बनाया और उस वेन डायग्राम के थ्रू मैंने पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन कर लिया कि सर किस तरीके से पूरा गेम चल रहा है। समझ में आई बात? समझ में आया? आया या नहीं? यस सर। आया सर? आ गया सर। अब सर जब इतना समझ में आ रहा है तो हम इसको यूनियन इंटरसेक्शन की तरफ भी लेकर जाते हैं। अब देखो कैसे सिस्टम हमको समझना है। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो यूनिवर्सल सेट है वो यूनियन के इक्वल नहीं होता, वो यूनियन से थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है ना? यूनियन से थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है। अगर आप यहाँ पर देखो तो मैंने इनका टोटल 17 रखा है जो मेरा यूनियन है। ये जो मैं 17 देख रहा हूं ये 17 मेरा एच यूनियन ई है ना? है या नहीं है? अब तुम्हारे स्कूल के टीचर कभी जिंदगी में नहीं बता पाएंगे ऐसे। सुन लो ध्यान से, ये तुम्हारा एच यूनियन ई है ना? ये जो 17 है ये एच यूनियन ई है। और सर आप कहो कि ये 3 क्या है? 3 क्या है सर ये? तो अगर मैं आपको समझाऊं तो ये 3 वो लोग हैं जो यूनिवर्सल सेट में तो है लेकिन यूनियन में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एच यूनियन ई का क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। समझ में आई बात? फर्दर देखो कि सर ये 13 माइनस एक्स क्या है? ये 13 माइनस एक्स जो है ये आपका a माइनस बी है या नहीं? इसको आप h माइनस ई कह सकते हो। ये जो 12 है आपका, ये 12 क्या है? ये जो 12 है आपका, ये 12 क्या है? सर ये 12 आपका e माइनस एच है या नहीं? डिफरेंस ऑफ सेट्स। और ये जो बीच का आप x देख रहे हो, ये बीच का x क्या है आपका? ये वाला, ये बीच का x है आपका h इंटरसेक्शन e।
समझ में आया? अरे अब तो आ रहा होगा समझ में। कह आ दो गया सर। नहीं आ रहा, कह दो नहीं आया, अभी भी नहीं आया समझ में, तो फिर कैसे काम चलेगा? आ गया सर। ठीक है, कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे भाई कुछ तो पल्ले पड़ा होगा, अरे कुछ तो समझ में आया होगा, कुछ तो समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत ज्यादा कुछ तो हाँ यस ना, सर। है ना? तो बेटा मैंने कहा कि यूनियन जो है वो यूनिवर्सल सेट नहीं होता। यूनियन यूनिवर्सल सेट तब बनेगा जब ऐसे लोग नहीं है जिनको कुछ नहीं आता। यानी कि ये जो कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट है ना, इधर देखो, ये जो कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट है ना, ये जीरो हो जब आप यहां पर देखो कि वो लोग जिनको कुछ नहीं आता, जो ना 3 में ना 13 में है, वो इस पहले वाले केस में थे ही नहीं। तो इसीलिए मैंने वो रेक्टेंगल बनाया ही नहीं, यूनिवर्सल सेट बनाया ही नहीं। तो यहाँ पर क्या हो गया कि जो यूनियन हो गया, ये यूनियन ही यूनिवर्सल सेट की तरह ट्रीट किया जा सकता है। समझ में आ रही है बात? लेकिन यूनिवर्सल सेट का एग्जिस्टेंस तब आता है जब यूनियन से कुछ एक्स्ट्रा होता है हमारे पास। यानी कि मैं रेक्टेंगल कब बनाऊंगा? मैं रेक्टेंगल तब बनाऊंगा यूनिवर्सल सेट के लिए जब मेरे पास कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको कुछ नहीं आता। अब बात समझ में आई? अरे अब तो समझ में आया होगा। हे भगवान, अभी भी नहीं आया समझ में। क्या करूंगा तुम्हारा यार? अरे अब तो समझ में आया होगा। तो अब देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे फटाफट, स्क्रीनशॉट लो इसका। स्क्रीनशॉट लो इसका, स्क्रीनशॉट जल्दी लो। ले लिया सर। ले लिया? अब देखो सर, मैं यस सर। यूनियन को और इंटरसेक्शन को ड्राइव करने जा रहा हूं। तो यहां पर हम यूनियन कह किसे रहे हैं, पहले तो ये समझो। अगर मैं यहां पर H यूनियन E लिखना चाहता हूं, ठीक है, और मैं आगे n लगा दे रहा हूं क्योंकि मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं n ऑफ H यूनियन E लिखना चाहता हूं, तो n ऑफ H यूनियन E में क्या लिखूंगा? n ऑफ H यूनियन E में क्या लिखूंगा? तो सबसे पहले मैं लिखूंगा n ऑफ H, फिर मैं लिखूंगा n ऑफ, इसको चलो पहले ऐसे ही कर देंगे जैसे हमने निकाल रखा है। तो n ऑफ H माइनस E प्लस n ऑफ H इंटरसेक्शन E प्लस n ऑफ E माइनस H। तो ये एक तरीका मैं यहां पर इस्तेमाल कर रहा हूं अपने यूनियन को लिखने का। अगर ध्यान से देखोगे, इसको A और B लिख लो, सब उससे क्या फर्क पड़ता है ना? तो ये पार्ट अगर आप देखोगे तो ये कौन सा पार्ट है? ये वो लोग हैं जिनको सिर्फ हिंदी बोलनी आती है, जिनको सिर्फ हिंदी बोलनी आती है, ओनली हिंदी, ठीक है। ओनली हिंदी बोलो, हिंदी बट नॉट इंग्लिश बोलो, ठीक है। या ऐसे बोलो कि जिनको एग्जैक्टली हिंदी बोलनी आती है, इंग्लिश नहीं आती, ठीक है। समझ में आता है? ये वो लोग हैं सर, ये वो लोग हैं।
अब ये H इंटरसेक्शन E क्या है? H इंटरसेक्शन E है वो लोगों का जिनको दोनों भाषा बोलनी आती है, इसको हम इंटरसेक्शन कह रहे हैं। और ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनको सिर्फ इंग्लिश बोलनी आती है। आप नीचे वाले वेन डायग्राम को देखो, यूनियन कैसे बनेगा? ऐसी तो बनेगा, ऐसी तो बनेगा, देख लो ना, H माइनस ई 13 माइनस एक्स, H इंटरसेक्शन E यानी कि X, और E माइनस एच यानी कि 12 माइनस एक्स। इन सबको जोड़ने पर क्या बन रहा है? इन सबको जोड़ने पर, इन सबको जोड़ने पर क्या बन रहा है? बोलो, क्या बन रहा है इनको जोड़ने पर? सर इनको जोड़ने पर बन रहा है आपका यूनियन। ठीक है, अब वापिस आओ। एक तो तरीका ये हो गया यूनियन को रिप्रेजेंट करने का, इसी में समझ सकते हो, अगर इसमें H यूनियन E में इसका कॉम्प्लीमेंट जोड़ दोगे तो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, वो सबको मालूम है। अब दूसरा तरीका क्या है इसको लिखने का? दूसरा तरीका क्या है? जो हम कैसे कर रहे थे? जो हम ऐसे कर रहे थे कि देखो यार, पहले हमने 12 जोड़ लिया, फिर हमने 13 जोड़ लिया, वो चीज दिखने में कितनी हो गई? 25 हो गई। 25 में से हमने 17 को माइनस कर दिया, तो हमको क्या मिला? वो लोग मिल गए जिनको दोनों लैंग्वेज बोलनी आती है। ऐसे तो किया था हमने, ऐसे ही तो किया था। अरे हाँ ना तो बोल दो, ऐसे तो किया था हमने। यस सर। तो अगर मैं 12 प्लस 13 माइनस 8 लिखूं और इज इक्वल टू 17 लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अगर आप देखो तो ये 12 कौन लोग हैं? अगर आप देखो तो ये 12 कौन लोग हैं? ये 12 वो लोग हैं जो एन ऑफ एच को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि सर ये एन ऑफ ए यूनियन बी है। 17 लोग वो थे ना जिनको कम से कम एक लैंग्वेज बोलनी आती है। अब ये एन ऑफ ए यूनियन बी यानी कि 17 लोग कैसे रिप्रेजेंट हो रहे हैं? देखो, एन ऑफ ए यानी कि हिंदी बोलने वाले लोग, प्लस एन ऑफ बी यानी कि इंग्लिश बोलने वाले लोग, माइनस वो लोग जो कि दोनों में आ रहे हैं। देखो 8 लोग ऐसे जिनको दोनों लैंग्वेज आती है, तो उनको मैंने माइनस किया है। अरे यार इतना डेटा तो याद होगा, छोटा जो भी बता रहा हूँ फिर से नहीं आ रहा है समझ में? तो क्या लिखेंगे? ए इंटरसेक्शन बी। तो यूनियन को लिखने के दो तरीके हैं सर। एक तरीका क्या है? एक तरीका ये बताया मैंने आपको। दूसरा तरीका क्या है सर? दूसरा तरीका ये है। अब कुछ बच्चे यहां पर कहेंगे सर अगर इंटरसेक्शन हुआ ही नहीं, अबे अपने आप ही बन गए। सर को होस्ट कैसे बना? सर अपने आप होस्ट कर लो। आवाज आ रही है तुम लोगों को? मैंने यस आपको सर। कहा ए यूनियन बी को लिखने के दो तरीके हैं। क्या है? एन ऑफ ए, एन ऑफ, यार तुम लिखने में इतनी दिक्कत है ना इसमें, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका हमने क्या देखा? दूसरा तरीका है हमारा एन ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ ए माइनस ए। ठीक है, दो तरीके। सर अब कुछ बच्चे यहां पर कहना चाहेंगे कि अगर अगर हमारा ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट नल सेट हो गया, मतलब इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं हुआ,
तो मैंने कल आपको बताया था कि जब ए और बी डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं तो ऐसे केस में क्या होगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारा 0 हो जाएगा ना। अब बोलो सर 0 की लिख रहे हो, नल सेट लिखना चाहिए आपको। अरे भाई नल सेट तो मैं तब लिखूंगा ना जब मैं सेट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मैं तो यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ किसकी, मैं तो यहाँ पर बात कर रहा हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, n लिखा है ना। तो ऐसे केस में जब n ऑफ a इंटरसेक्शन b 0 हो जाएगा तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि n ऑफ a यूनियन b हमारा सिर्फ और सिर्फ n ऑफ a और n ऑफ b को ऐड करने से मिल जाएगा, क्योंकि 0 माइनस करके तो मैं कुछ नहीं ले पाऊंगा। तो सर ये हैं दो तरीके हमारे यूनियन और इंटरसेक्शन को लिखने के। समझ में आई बात? समझ में आया या नहीं? यस सर, इतना बता दो बस। आ गया सर। ठीक है, अब बस इसमें एक ही और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, वो है 3 वाला, जिसमें 3 सेट आ जाएंगे। तो मैं उसको भी लिख देता हूं, एन ऑफ ए यूनियन, चलो मैं इसको कभी अलग से समझाऊंगा कि ये कैसे आता है। फिलहाल आप ये 2 वाले ही रखो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, 3 वाला मैं अगली किसी क्लास में समझा दूंगा। फिलहाल आप ये 2 ही रखो। ठीक है भाई लोगों? अरे ठीक है, ठीक है ना? तो फिर आज के लिए इतना ही है, बाकी कुछ क्वेश्चंस वगैरह अपन कल देखेंगे। आज इतना ही रखो, ज्यादा मत पढ़ो, अनस्टेबल हो रहा है कनेक्शन भी वैसे भी। ठीक है, ठीक है, Yes, sir. हाँ कल देखते हैं। ओके सर।